हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टार के बारे में पढ़ लिया था, हमने मून के बारे में भी पढ़ा था, हमने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि कॉन्स्टलेशंस और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। और पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं द सोलर सिस्टम से। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो अभी जाके आप चैनल पे देख सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 2 का। तो यहाँ पे अभी आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारा सन है और उसके आसपास अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एक्सिस में रिवॉल्व कर रहे हैं 8 प्लैनेट्स। सो दिस ऑल कंसिस्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। उसमें सन है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, प्लैनेट्स है, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम। The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system। यानी सन और वो celestial bodies जो कि इसके आसपास रिवॉल्व करती हैं वो सोलर सिस्टम फॉर्म करती हैं। It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें बहुत सारी कैलेस्टियल बॉडीज़ है जैसे कि प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, ये सब। तो अब इतना कुछ मेंटेन्ड क्यों है? ये प्लैनेट्स और सन के आसपास क्यों चक्कर लगा रहे हैं? सो इन सब का कारण एक ही है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it। यानी इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इतने सारे प्लैनेट्स और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसी की वजह से ये सोलर सिस्टम का बैलेंस बना हुआ है। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारा अर्थ जो है वो भी सन के आसपास रिवॉल्व करता है, इसका मतलब ये भी सोलर सिस्टम का मेंबर है and it is a planet। There are 7 other planets that revolve around the sun। यानी पृथ्वी को छोड़ के और अलग 7 planets है जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। यानी टोटल कितने प्लैनेट हुए? 8 प्लैनेट, जिनको अगर हम उनके ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस के ऑर्डर में रखें सो दैट वुड बी मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। यहाँ ऊपर जो हमने फिगर देखा था इसमें पूरी तरह से अच्छे से हमें फिगर से एलैबोरेट किया हुआ है कि कौन सा मर्करी है, कौन सा वीनस है, कौन सा अर्थ, कौन सा मार्स। ईच एंड एवरीथिंग इज लोकेटेड इन द फिगर। नाउ टिल 2006 देयर वे 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यानी अभी कितने प्लैनेट्स थे? हमने अभी पढ़ा कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारे टिल 2020 अगर हम बात करें तो। पर 2006 तक हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स थे और वो एक्स्ट्रा प्लैनेट था प्लूटो, और ये सन से सबसे फारदेस्ट था, यानी नेपच्यून के भी पीछे था हमारा प्लूटो। इन 2006 the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet। यानी 2006 में क्या हुआ? ये जो IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन्होंने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन बनाई जो कि पुराने डेफिनेशन से थोड़ी सी अलग थी, और उस डेफिनेशन को प्लूटो फिट नहीं कर रहा था, इसीलिए इसे प्लैनेट की कैटेगरी से रिमूव कर दिया। एंड नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कल को अगर ये कोई नया नियम बनाएंगे तो हो सकता है नेपच्यून, वीनस या किसी और प्लैनेट को भी उसकी जगह से हटना पड़े, उसे सोलर सिस्टम की प्लैनेट से हटा दिया जाए। सो लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। तो ये जो सोलर सिस्टम की सोलर फैमिली है इसके मेंबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। यानी हमारे पास का सबसे नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। यानी लगातार ये क्या कर रहा है? बहुत सारा हीट और बहुत सारा लाइट जो है ये रिलीज कर रहा है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पे ज़्यादातर जो एनर्जी है, ऑलमोस्ट एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। और जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनके लिए जो हीट का मेन सोर्स है दैट इज़ नन अदर दैन सन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट प्लैनेट्स।
द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। अगर हम आसमान में देखेंगे तो स्टार्स और प्लैनेट्स दोनों एक्चुअली दूर से तो सेम ही दिख रहे हैं, कोई भी इनके बीच में पेकुलियर थिंग, कोई भी अलग चीज़ नहीं होती है। दे merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। पर डिफरेंस है, स्टार क्या है, उनके पास खुद की लाइट है, पर ये जो प्लैनेट है वो सनलाइट जो इनके ऊपर पड़ रही है उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने का एक सिंपल था मेथड है। क्या मेथड है कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स है दैट डू नॉट ट्विंकल। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन, यानी जो प्लैनेट है वो अपनी पोजिशन बदलते रहते हैं, पर स्टार्स जो है उनके पास एक फिक्स पोजिशन होती है। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हर एक प्लैनेट जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, इसी वजह से हर के पास एक डेफिनेट पाथ है, ताकि मर्करी वाला पाथ में वेनस ना घुस जाए या ऐसा कोई डिसऑर्डर ना हो। इसी वजह से हर एक प्लैनेट के पास उसका एक डेफिनेट पाथ है जिसमें वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, और इसी पाथ को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution। यानी एक प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज as the distance of the planet increases from the sun। यानी जितना जितना सन से दूर जाओगे उतना दूर जो है हमारा एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेवोल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, रिवॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसी वजह से हमारा जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। Now Bujo is wondering why the planets do not collide while revolving around the sun। यानी सब इधर रिवॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कोई एक दूसरे से टकरा जाए। सो ऐसा इसीलिए नहीं होता, क्यों, क्योंकि उन सब के पास अपना अपना ऑर्बिट है, और जब वो अपने ही ऑर्बिट में करेंगे सो देयर विल बी नो मिसमैचिंग, नो कोलिजन, नथिंग। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top। टॉप, एक लट्टू आपने देखा होगा, लट्टू क्या करता है, वो जो है अपनी जगह पे भी घूमता है और आजू बाजू भी घूमता है। ठीक उसी तरह से प्लैनेट्स भी होते हैं, ये अपने खुद के एक्सिस में भी घूमते हैं, जिसमें ये खुद ही के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, 360 डिग्री का ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं। और एक और ऑर्बिट है जिसमें ये सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। सो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। सन के आसपास कर रहा है तो रेवोल्यूशन, खुद में कर रहा है तो रोटेशन। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ रोटेशन। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स और सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। कहा जाता है कि कुछ जो प्लैनेट होते हैं उनके पास खुद के मून या सैटेलाइट होते हैं जो हमेशा उनके आसपास रिवॉल्व करते हैं। ना वाटर सैटेलाइट्स, सो एनी celestial बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर celestial बॉडी इज नोन एज सैटेलाइट। कोई भी celestial बॉडी जो कि किसी और celestial बॉडी के आसपास रिवॉल्व कर रहा हो दैट इज नोन एज सैटेलाइट। द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन। हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन की सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि ये सन के आसपास घूम रही है, इट मीन्स इट इज़ द सैटेलाइट ऑफ सन। तो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट, पर हम इसे क्या कहते हैं, ये सन की एक प्लैनेट है। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। तो जो बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व कर रही है दैट आर नोन टू बी कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। जैसे कि मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। नाउ पहेली इज टेलिंग समथिंग। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, पर इससे क्या अर्थ जो है वो सन का सैटेलाइट बन जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट हमेशा प्लैनेट्स के पास होते हैं, नॉट नियर स्टार्स। ओके, देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यानी मून तो क्या हो गया, नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरली वो अर्थ के आसपास घूम रहा है। पर इस नेचुरल सैटेलाइट के सिवाय बहुत सारे हमारे पास मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो कि अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये मैन मेड है, इसी वजह से इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। पुराने ज़माने में किस तरह से एस्ट्रोनॉमी की जाती थी।
तो एस्ट्रोनॉमी की जो प्रैक्टिस है ये बहुत पुरानी है। एंशिएंट इंडिया में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता था और इसकी जो प्रैक्टिस की गई है उसे ऋग्वेद में मेंशन किया गया। और क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद वॉज ऑलमोस्ट कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स अगो। तो अब उतनी पुराने टाइम से इससे हमें पता चलता है कि एस्ट्रोनॉमी की खोज उस वक्त भी होती है। मेनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, यानी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ ऐड किए हैं। उन्हीं में से एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्ट। आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे। ही डिस्कवर्ड ज़ीरो। अब उनका जो भी काम है उन्होंने इसे अपनी खुद की बुक में लिखा जिसका नाम है आर्यभट्टिया, और इसे उन्होंने 499 CE में लिखा एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। The diameter of the earth as stated by Aryabhatta is close to its presently known value, यानी बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने उस टाइम में जो चीज़ें बताई थी वो आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा नियर है। जैसे आज जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उन्होंने जो बताया था उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। Disregarding the popular view that Earth is achal, Aryabhatta stated that Earth is sphere and rotates on its own axis। यानी अर्थ पे हम चलते हैं तो हम तो मूव कर नहीं रहे खुद ब खुद, तो लोगों ने मान लिया कि अर्थ अचल है, इमूवेबल है, यानी अर्थ जो है एक जगह पे रुकी रहती है। पर आर्यभट्ट ने इन सब की बात नहीं मानी। उन्होंने स्टेट किया कि अर्थ जो है दैट इज़ अ स्फीयर एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। फिर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन की। तो उन्होंने कहा कि जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है अर्थ का दैट इज़ 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.1 सेकेंड, और हम क्या बोलते हैं 24 आवर। तो सिंपली आप पहचान सकते हैं कि कुछ ही मिनट्स का बस डिफरेंस है। He also correctly stated that the moon and the planet shine due to reflected sunlight। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लैनेट्स और मून होते हैं इनके पास खुद की सनशाइन नहीं होती, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से हमें दिखते हैं और ये उसी की वजह से शाइन करते हैं। He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, कितनी ज़्यादा अफवाहें भी होती है इससे रिलेटेड, तो इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज दी। ही सेड दैट व्हेन द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, यानी जब अर्थ की छाया मून पे पड़ती है तो क्या होता है लूनर एक्लिप्स, और वही अगर मून की छाया अर्थ पे पड़ती है दैट इज़ नोन एज सोलर एक्लिप्स। आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फाउंड किया, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ही गेव अस सो मेनी आइडियाज विच वर ट्रू एंड रियलिस्टिक। नाउ लेट्स स्टडी बाय ऑफ प्लैनेट्स ईच बाय वन। फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी, जिसे हिंदी में हम बुध कहते हैं। द प्लैनेट मर्करी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, यानी सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है मर्करी प्लैनेट, और साथ ही ये हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। हम देख रहे हैं कि मर्करी जो है वो सन के बहुत ज़्यादा पास है, और सन का तो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ग्लेयर, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा लाइट, उसके सामने मर्करी तो कुछ है ही नहीं। इसी वजह से हम मर्करी को ईजिली नहीं देख सकते, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अब्जॉर्व इट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम में क्या रहता है दैट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, यानी या तो हम इसे सुबह सुबह टाइम में सनराइज़ के पहले देख सकते हैं या फिर सूरज डूबने के पास बाद देख सकते हैं, ठीक है। और ये हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन के पास देख सकते हैं। व्हाट इज़ हॉरिजॉन? हॉरिजॉन इज़ अ प्लेस वेयर स्काई एंड लैंड अपीयर टू मीट, वैसी जगहों पे हम मरकरी को देख सकते हैं। ये उन्हीं जगहों पे विजिबल होती है जहाँ पे कोई बड़ी सी ट्रीज और बिल्डिंग्स हॉरिजॉन के व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। और बता दें कि मरकरी के पास इसका खुद का सैटेलाइट नहीं है, इसका मतलब दैट हैज़ 0 नंबर ऑफ मून्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वीनस विच इज़ इन हिंदी नोन एज शुक्र। इट इज़ अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, यानी अर्थ के सबसे पास में क्या है वीनस, और साथ ही साथ नाइट स्काई में इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, यानी सनराइज के पहले और सनसेट के बाद में, सनराइज के पहले वो ईस्टर्न स्काई में अपीयर होता है और सनराइज के बाद सनसेट के बाद वेस्टर्न स्काई में। इसी वजह से इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहा जाता है।
ऑल्थो इट इज़ नॉट अ स्टार, यानी स्टार तो नहीं है फिर भी इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहा जाता है, जिसको हम आसानी से नाइट स्काई में लोकेट कर सकते हैं। वीनस जो है इसके पास भी खुद का कोई मून नहीं है, इसके पास भी खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है, और इसका जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे दैट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल। अर्थ की रोटेशन क्या है, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, पर ये जो हमारा वीनस है इसका जस्ट अपोजिट है, दैट इज़ ईस्ट टू वेस्ट। लेट अस मूव फर्दर। Now we will study about Earth, Prithvi, which you can see in your figure. The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. यानी इकलौता planet है solar system में जहाँ पे जीवन होता है. Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the Earth. अर्थ पे जीवन इसी तरह से चलते रहे, इसी तरह से एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, यही इन्वायरमेंटल कंडीशंस चलते रहे, यही इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है। कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिन्हीं की वजह से अर्थ पे आज हम जी पा रहे हैं। These include just the right distance from the sun. इसमें से एक हम बता सकते हैं कि ये सन से राइट दूरी पे है, ना ही ज़्यादा उसके पास है। अगर ज़्यादा पास होता तो हम गर्मी से मर जाते, ज़्यादा दूर होता तो हम फ्रीज हो जाते। तो एक कारण ये भी है कि वो सन से राइट डिस्टेंस पे है, ना ही ज़्यादा पास है और ना ही ज़्यादा दूर है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तीसरा ये है कि यहाँ पे सुटेबल एटमॉस्फेयर है, और साथ ही साथ ओजोन का ब्लैंकेट भी है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। सो वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर हम चाहते हैं कि अर्थ पे लाइफ इसी तरह से चल जाए तो फिर हमें एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन, यानी स्पेस से देखो तो ब्लू और ग्रीन कलर की दिखती है। ब्लू ग्रीन कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि लाइट जब वाटर और लैंड मास पे पड़ती है, उसकी सरफेस पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और इसी वजह से ये ब्लू और ग्रीन अपीयर होते हैं। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit, यानी इसका जो ये रोटेशन का एक्सिस है ये इसके ऑर्बिट के प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं है, यानी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। अब 90 डिग्री का है नहीं, इसी वजह से हल्का सा टिल्टेड है और इसे टिल्ट की वजह से अर्थ पे सीजन्स में चेंज आता है, और जो हमारी अर्थ है उस पर एक ही मून है। ठीक है। Now let's study about Mars, Mangal. The next planet, the first outside the orbit of the Earth is Mars. यानी हमारा अगला planet और Earth के outside का सबसे पहला जो planet है that is Mars. It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet. यानी दूर से देखने पे reddish लगता है, इसी वजह से इसे हम क्या consider करते हैं? Red planet. अभी जो हमारा मार्स है इसमें दो छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। ओके, इट मीन्स 2 मून्स इट हैज़। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मंगलयान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी जो इसरो थी उसने इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है लॉन्च किया था, जिसका नाम था मंगलयान, और नवंबर 5, 2013, और सक्सेसफुली वो मार्स के ऑर्बिट में प्लेस हो गया ऑन 24 सितंबर 2014। और ऐसा करके इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने पूरे वर्ल्ड में ये कर दिखाया इन वन एंड ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट। Now let's study about Jupiter. It means बृहस्पति। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सबसे बड़ा प्लानट है, और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हम 1300 अर्थ टू प्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर उतनी सारी अर्थ जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना जायंट प्लानट ये है, और इसका ये जो मास है वो अर्थ के मास से 318 टाइम्स ज़्यादा है, और साथ ही अपने एक्सिस पे बहुत ही फास्टली रोटेट करता है। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, यानी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और फेंट रिंग्स भी हैं। ठीक है, मतलब असल में रिंग्स नहीं है बट ऐसा अपीयर होता है कि इसमें रिंग्स है। ठीक है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हो। जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, वही जब जुपिटर है वो स्काई में कुछ ही क्वाइट ब्राइट जो है लगता है। अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे तो आप इसके 4 बड़ी बड़ी मून्स को देख पाओगे, जिनमें से एक हमारा है टाइटन विच इज़ द बिगेस्ट मून ऑफ द जुपिटर। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुपिटर और अर्थ के 4 बड़े बड़े सैटेलाइट्स। आगे देखते हैं।
Now we have to study about Saturn. Saturn means sunny. जुपिटर के बाद जो है हमारा सैटर्न प्लैनेट है जिसका कलर क्या है, येलोइश। और ये स्पेशल क्यों है, वाई दिस इज़ यूनिक इन द सोलर सिस्टम, तो ये यूनिक क्यों इसलिए है क्योंकि इसके आसपास ब्यूटीफुल 2 रिंग्स हैं। ये रिंग्स जो हैं वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और इसके आसपास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। One interesting thing about Saturn is that it has least dense among all planets. सारे planets में से सबसे कम डेंस है, इतना डेंस है कि इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम है। That means it can float on water. Now let's study about Uranus and Neptune. So ये जो है ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हम बड़े टेलीस्कोप्स की मदद से देख सकते हैं। वेनस की तरह ये जो हमारा यूरेनस है ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। और इसका सबसे रिमार्केबल फीचर ये है कि इसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो हाईली टिल्टेड है। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन साइड। बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, इसी वजह से जब ये मोशन करता है तो ऐसा लगता है कि ये साइड से रोल हो रहा है। पहले के जो हमारे 4 प्लैनेट थे, मर्करी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये सन से काफ़ी ज़्यादा पास थे। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इन्हें, इनर प्लैनेट्स। और ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनके पास वेरी फ्यू नंबर ऑफ मून्स होते हैं। वही जो हमारे ऑर्बिट के बाहर है, जैसे कि मार्स के ऑर्बिट के बाहर जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून, ये इनर प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर है, इसी वजह से इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये जो है इनके आसपास एक रिंग सिस्टम होता है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, सन के बारे में पढ़ लिया, पर अभी सोलर सिस्टम के कुछ और मेंबर्स बचे हैं जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। सो देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। कुछ और बॉडीज़ है जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं, वो भी हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एस्ट्रॉइड्स। तो जो हमारा मार्स, दिस इज़ मार्स एंड दिस इज़ जुपिटर, तो इसके बीच में बहुत सारा गैप है और ये गैप ऑक्युपाई है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो कि इनके आसपास रिवॉल्व होते हैं। और ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। और सिर्फ और सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप्स की मदद से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कॉमेट। ये भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है और ये भी सन के आसपास हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, पर उनका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। कॉमेट को जब आप आकाश में देखते हो तो कैसा लगता है कि इसका जो हेड है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसमें छोटी सी लंबी सी टेल है। और टेल जो है वो साइज़ में बढ़ती जाती है जितना ये सन के पास जाती है। सो द टेल ऑफ अ कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, यानी हमेशा जो है ये सन के अवे डायरेक्टेड होती है। इस पिक्चर में आप एस्ट्रॉइड बेल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज़ मार्स, दिस इज़ जुपिटर एंड द गैप बिटवीन देम इज़ फिल्ड बाय द एस्टेरॉइड बेल्ट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। मेनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली, यानी बहुत सारे कॉमेट्स जो है वो पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, यानी एक फिक्स टाइम है उसी के बीच में अपीयर होते हैं। वैसा ही एक कॉमेट है हैलीज कॉमेट। ये जो है वो 76 ईयर्स में एक बार हमें देखने को मिलता है और लास्ट ये हमें 1986 में देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। लोग कहते हैं कि कॉमेट आए मतलब कोई डिज़ास्टर आएगा, कोई वॉर होगा, कोई एपिडेमिक होगा, कोई पैंडमिक आएगा, कोई फ्लड होगा, बट ऑल आर दीज मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है। कॉमेट का जो अपीयरेंस है दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना और इससे डरने की कोई भी बात नहीं है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। एट नाइट when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky। यानी जब आसमान एकदम क्लियर होता है, मून नहीं होता है, तो क्या होता है, स्काई में आपको ब्राइट स्ट्रीक्स दिखते हैं और इन्हें आप क्या कहते हो, शूटिंग स्टार्स। तो असल में ये स्टार्स नहीं है, दे आर कॉल्ड मीटियोर। मीटियोर क्या है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि ओकेजनली अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाता है और उस वक्त इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है,
फ्रिक्शन, और उसी फ्रिक्शन की वजह से ये जो है हीटअप हो जाता है और तुरंत ग्लो करके इवापोरेट हो जाता है। इसी वजह से आपको ये जो लाइट स्ट्रीक्स है बहुत ही कम देर की देखने के लिए मिलती हैं। कुछ मीटियर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी ये तो आने से पहले इवापोरेट हो गए, पर कुछ बहुत बड़े बड़े होता है और अर्थ के सरफेस पे भी पहुंच जाते हैं। और ऐसी जो बॉडी जो कि अर्थ पे पहुंच जाती है दैट इज़ नोन एज मीटियोराइट। मीटियोराइट साइंटिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि इससे वो पता कर पाते हैं कि उस मटेरियल का क्या नेचर था जिससे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मीटियोर शावर्स। व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, यानी जब अर्थ किसी कॉमेट के टेल को क्रॉस करता है तो मीथियोर्स के स्वॉर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और इन्हें हम मीथियोसॉर्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो मीटियोर शावर्स हैं वो हर एक साल में रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं। आप किसी साइंटिफिक मैगजीन या इंटरनेट में इसके बारे में ढूंढ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको पता होगा कौन कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के आसपास रोटेट कर रही है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है ये मैन मेड होती है। इन्हें अर्थ से हम लॉन्च करते हैं ताकि ये अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर सके और हर जगह की हमें जानकारी दे सके। ठीक है, और ये मून से ज़्यादा क्लोज होते हैं। मून तो बहुत ज़्यादा दूर है और ये उससे काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं और लॉन्च किया है। पहला जो सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। दूसरे सैटेलाइट्स हैं इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडूसैट, इस तरह से। अभी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं इनके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है। उनसे हम वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, टेलीविज़न ट्रांसमिट करने के लिए, रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए, और साथ ही साथ वो कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस. So these are some Indian satellites as you can see on your screen. So in this way we have completed the chapter. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.